हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वर्तमान का जो कोरोना का सेकंड फेज ने सभी जनता को परेशान कर रखा है, आम लोगों को परेशान कर रखा है। तो मैं आपको एक संदेश या एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बना के रखिएगा। अपने दिमाग को बिल्कुल बेहतरीन बना के रखिएगा। पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखेंगे तो यकीन मानिए कि ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा। जितना आप इस कोरोना के बारे में सोचेंगे, जितना आप डरेंगे, तो ये आपको और डराएगा। तो इस समय बच्चा लोग, आपका एक कर्तव्य, एक दायित्व बनता है खुद के प्रति और अपने आसपास अपने परिवार के प्रति भी, कि आप चारों ओर अपने और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करिए और इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपने पास रखिए और इस पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने परिवार के साथ शेयर करिए। खुशी उनको भी खुश रखने की कोशिश करिए और इस डर के माहौल से उनको दूर रखने का कोशिश करिए। यकीन मानिए कोरोना आपसे जरूर दूर रहेगा। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। अगर इन पॉजिटिव बातों को आप लेकर अपने साथ चलेंगे तो यकीन मानिए कि ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा। अपने घर के लोगों का, वृद्ध लोगों को भी ऐसे ही उनका साथ दीजिए। अपने मित्रों को जो नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं या नेगेटिविटी उनके अंदर है इस कोरोना के प्रति, तो आपका एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके भले ही पास ना जाएं, तो लेकिन उनसे कम से कम फोन पर बात करके उनको पॉजिटिव एनर्जी जरूर जनरेट करिए। क्योंकि देखिए, ये कोरोना जो है ना, वो दिमाग पर हमला करेगा। अगर जो दिमाग से कमजोर हो गया ना, तो उसको वो शरीर से कमजोर करने का भी काम करेगा। तो इसलिए आप लोग मेंटली मजबूत रहिए। तो आज का सत्र बच्चों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित होगा, प्राचीन भारत के इतिहास पर आज का हमारा सत्र है, जहां पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, यूपी लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, ऑल एग्जाम, यहाँ तक कि टीचिंग एग्जाम के लिए भी, सभी एग्जाम के लिए आज का हमारा सत्र प्राचीन भारत के इतिहास पर होगा, जहाँ पर हम लोग पुराने प्रश्नों पर बात करेंगे और इन पुराने प्रश्नों के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री को हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये 40-45 मिनट का पूरा सेशन सत्र अगर आपने देखा होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए, आइए हम लोग फालतू की बात ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन बने करोड़पति का 1000 रुपए का सामने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इतना आसान भी नहीं है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप जरूर बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चा लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, चंड प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच महाजनपद। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है अवंती, बी है आपका वत्स, सी है मत्स्य और चौथा है आपका अस्मक। तो आइए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम लोग पहला थोड़ा सा चंड प्रद्योत के बारे में जान लेते हैं। बच्चा लोग, हमने उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है और साथ में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और कल्प सूत्र से भी हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। और इन 16 महाजनपदों में हमें पता है कि मगध महाजनपद सबसे ताकतवर हुआ करता था और लोग मगध को प्राप्त करने के लिए आपस में होड़ लगी रहती थी कि मगध पर कौन राज करेगा, क्योंकि मगध की ऐसी स्थिति थी कि वो सेंटर में स्थित हुआ करता था। चारों ओर से आवागमन जो होता था बहुत ही बेहतर हुआ करता था आपका मगध का। और चारों ओर इसके जो होती थी, गंगा हो गई, पुनपुन हो गई, सोन हो गई, नदियां आके गिरती थी जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बनाती थी, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र बनता है। और साथ में यहाँ की जलवायु भी बेहतर होती थी। और साथ में अगर कोई शहर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ होगा तो उस क्षेत्र में या मगध में कोई भी आसानी से नहीं आ सकता। वो नदी से पार करके आएगा तो उसको चुंगी या टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स की वजह से आपका जो मगध जनपद था उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। इसलिए, और साथ में इस मगध के आसपास आपका असम, बंगाल का क्षेत्र लगता था और इस असम और बंगाल से मगध की सेना को, चाहे वो आपका नंद वंश हो चाहे वो मौर्य वंश हो, हाथी आसानी से प्राप्त हो जाते थे जो इनकी सेना को और ताकतवर बनाने का काम करते थे। तो मगध के बारे में मैंने आपसे बात कर दी। तो मगध एक जनपद हुआ करता था। तो इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था अवंती। कौन सा? अवंती हुआ करता था। और इस अवंती महाजनपद, जो कि मध्य भारत में
मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास। तो ये अवंती महाजनपद जो था, इसके दो भाग हुआ करते थे। इसका उत्तरी भाग जो होता था, उस उत्तरी भाग को हम लोग उज्जैन के नाम से जानते थे, और जबकि जो दक्षिणी भाग था वो महासमती के नाम से जाना जाता था। आपको याद आ रहा होगा महासमती मूवी, ठीक है? कौन सी मूवी याद आ रही होगी, आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मैंने बोला अवंती, और इस अवंती की राजधानी, दो राजधानियां थी। उत्तर भारत की, इसकी उत्तरी भाग की राजधानी जो थी वो उज्जैनी हुआ करती थी, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी महासमती हुआ करती थी, ठीक है? और ये जो उत्तरी भाग वाली राजधानी है उज्जैनी, यहाँ का राजा हुआ करता था आपका चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत उत्तरी भाग का उज्जैन का राजा हुआ करता था, और इसकी लड़ाई मगध वंश से, या आपका हर्यक वंश, मगध पर हर्यक वंश हुआ करता था। और हर्यक वंश में बहुत सारे आपने राजकुमार देखे ही होंगे। बिंबिसार आया था, ये बिंबिसार से बहुत लड़ाई करता था। कौन? चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था आपका? अवंती का। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग लगाएंगे अवंती। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बोली है, जनरली आप लोग जब पढ़ते हो तो 16 महाजनपदों में आता है कि जो एक 16वां महाजनपद में एक अवंती महाजनपद है, उसकी राजधानी आप लोग उज्जैन लगाते हो। वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। उत्तरी भाग जो होगा अवंती का, उसकी राजधानी उज्जैनी है, जबकि दक्षिणी भाग जो होगा उसकी राजधानी महासमती हुआ करती थी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तरी भाग वाला इंपॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी उज्जैन है, और वहां का राजा आपका चंड प्रद्योत हुआ करता था। और थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, जब ये मगध पर हर्यक वंश का शासन हुआ करता था, जब इसने बिंबिसार से लड़ाई लड़ी, तो बिंबिसार से लड़ाई लड़ने के बाद इसको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। वो बात अलग है कि बिंबिसार के साथ इसने फाइट करी, बेहतर तरीके से फाइट करी, और आगे चल के दोनों में शांति सुलह हो गया, संधि हो गई। और चंड प्रद्योत के बारे में बताते हैं कि एक बार ये बीमार पड़ा था। एक बार जब ये बीमार पड़ा, इसको टाइफाइड हो गया, इसको टाइफाइड पीलिया बताते हैं इसको, पीलिया जॉइंटिस हो गया था। तो इसके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपना एक राजवैद्य, जीवक नाम था उसका, जीवक को अवंती या चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। तो इतना एक्सप्लेन इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। हु रॉट अर्थशास्त्र? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, केबीसी का, 1000 का कौन बनेगा करोड़पति का। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो थोड़ी बहुत जरूर जानेंगे। अर्थशास्त्र, हु रॉट अर्थशास्त्र? चाणक्य, कालिदास, कुमारगुप्त, कल्हण। कल्हण की तो रास तरंगिणी आती है, ध्यान रखिएगा, कल्हण की तो रास तरंगिणी आती है, तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। कालिदास जो थे वो शेक्सपियर बोला जाता है, उन्होंने भी नहीं लिखा अर्थशास्त्र। तो भाई अर्थशास्त्र लिखा किसने? बच्चा लोग, अर्थशास्त्र लिखा है अखंड भारत के निर्माता और मौर्य वंश को स्थापित करने वाले गुरु आचार्य चाणक्य ने लिखा। और इन चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते थे। और उन्होंने एक राजनीति विज्ञान पर, पॉलिटिकल साइंस पर एक टेक्स्ट लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश के राजनीति विज्ञान में, या मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का राजा कैसे शासन करता था, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इस सारी की सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। और जनरली हम लोग जब एक वर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया, तो आप पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान पर लगाओगे। लेकिन किसी भी राजनीति विज्ञान में या किसी भी देश में राजा को शासन करने के लिए या भारत में राज करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, मेडिकल साइंस भी आ जाता है, आपका इनकम टैक्स भी आ जाता है, टैक्स वगैरह भी आ जाते हैं, चुंगी भी आ जाते हैं। तो सभी की जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। और ये प्राचीन भारत का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान का अर्थ होता है किसी देश को चलाने वाली शासन व्यवस्था और उससे संबंधित नियम। तो मौर्य वंश के जितने भी नियम थे शासन को चलाने के लिए, इस अर्थशास्त्र में हमें प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। और सर्वप्रथम विश्व स्तर पर इसको विश्व का प्रथम संविधान की संज्ञा भी दी जाती है।
जो चाणक्य ने लिखा, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त जो था ना, एक बार बताते हैं कि नंद वंश का राजा घनानंद ने एक ब्राह्मण भोज का आयोजन कराया था। उस ब्राह्मण भोज में आचार्य चाणक्य भी थे। अब आचार्य चाणक्य जो थे, नंद वंश के शासक घनानंद के बारे में भली भांति परिचित थे कि ये एक अय्यास किस्म का राजा है, नृत्य में डूबा रहता है, बिल्कुल अल्कोहल में डूबा रहता है। इसे राजा के क्या दायित्व होते हैं कुछ नहीं पता है। चाणक्य ने बताया कि उत्तर पश्चिम सीमा में आप ध्यान से देखिए, सेल्यूकस निकेटर और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान भारत में प्रवेश कर रहा है और आप यहाँ पर इस तरीके की अय्याशी में डूबे हुए हो। जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। आप राजा होने के नाते जनता का हित देखिए। लेकिन इन सब बातों से नंद वंश का राजा घनानंद नाराज हो जाता है और आचार्य चाणक्य को जमीन पे गिरा देता है और आचार्य चाणक्य की पोनी चोटी खुल जाती है। तो आचार्य चाणक्य का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलते हैं कि मैं अखंड भारत पर एक ऐसे राजा को स्थापित करना चाहता हूं जो पूरे भारत पर राज्य करे और सबको साथ लेके चले। तो रास्ते चलते उनके एक छोटे बच्चे पे नजर पड़ी जिसका नाम चंदू हुआ करता था, जिसकी माँ का नाम मूरा हुआ करता था। तो चंदू को उन्होंने करा चंद्रगुप्त और मूरा को करा मौर्य वंश, और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा करी गई। तो इसका आंसर आप लोग ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, चाणक्य। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आज आप लोग, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। चंद्रगुप्त माइग्रेट टू साउथ विथ भद्रबाहु इज मेंशन्ड इन विच ऑफ दिस स्क्रिप्चर। यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने के बारे में आपका क्वेश्चन है। जब ये पलायन करके दक्षिण भारत में चले गए थे और इन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, तो ये जानकारी हमें किस डॉक्यूमेंट या ग्रंथ से मिलती है? चार ऑप्शन आपके सामने सजे हुए रखे हुए। आइए हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बच्चा लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी एक वाइफ का नाम हेलेना भी थी, जो कि यूनानी हुआ करती थी। कहानी है, जिनके बेटे का नाम जस्टिन था और हेलेना के पिता का नाम सेल्यूकस निकेटर था। वो तो सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री हेलेना से शादी करना पड़ गई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब जब चंद्रगुप्त अपना अंतिम जीवन जी रहे थे, तो वो अपने अंतिम जीवन में वो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया चले गए। और साउथ इंडिया वो गए तो साउथ इंडिया में वो कर्नाटक गए थे। और कर्नाटक जब वो गए तो उन्होंने वहां पर कर्नाटक में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को स्वीकार करके सल्लेखना प्रथा के तहत अपने शरीर को त्यागा या मृत्यु को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन दक्षिण भारत कर्नाटक में व्यतीत किया और वहां पर उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म की प्रथा सल्लेखना, जहां पर उपवास के माध्यम से, सल्लेखना का अर्थ होता है व्रत या उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देना, या सल्लेखना को इस तरीके से व्यक्त किया गया है जब इंसान को लगे कि उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो सही नहीं है, अब वो पश्चाताप करना चाहता है, तो शरीर का त्याग, व्रत के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देना सल्लेखना प्रथा कहा जाता है। तो इसी सल्लेखना प्रथा के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे और जैन धर्म को अपना लिया कर्नाटक में। और इन सब की जानकारी हम लोग को कल्प सूत्र में मिलती है। बच्चा लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और बताता हूं मैं, जिस तरह हिंदुओं में हर 10 साल पे कुंभ होता है, तो ध्यान में रखिएगा जैनों में भी 12 साल में आपका कुंभ होता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
जैनों का महाकुंभ हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और इस श्रवण बेलगोला में बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, जैन संत बाहुबली गोमेतेश्वर का एक बहुत बड़ा स्टैचू स्थापित है, जहां इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। आ चुका है ये क्वेश्चन कि किस जैन सन्यासी की मूर्ति स्थापित है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला टाउन में बाहुबली गोमेतेश्वर का स्टैचू स्थापित है, जो कि एक जैन संत है। और ये प्लेस जो है जैनों का महाकुंभ के रूप में फेमस है, ध्यान रखिएगा, हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो चंद्रगुप्त से संबंधित जो मैंने बात करी, इसकी जानकारी कल्पसूत्र से मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुद्रा राक्षस तो है ही नहीं है, मुद्रा राक्षस तो विशाखा दत्त ने लिखी थी गुप्त वंश के काल में, और ये तो मौर्य वंश की बात कर रहा है, और गुप्त वंश तो मौर्य वंश के काफी समय बाद आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लिया होगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, हु हैज रिटन मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? ऑप्शन ए है विशाखा विश्रुदत्त, ऑप्शन है माया मयूर, सी नागार्जुन, और डी है भावभूति। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो, तो उसको मैं सही कर देता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि गुप्त काल में मुद्रा राक्षस लिखा गया, और इसको लिखने वाले विशाखा दत्त थे, विश्रव दत्त नहीं, विशाखा दत्त है। इसका आंसर ए लगाइए, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। भाई नागार्जुन तो हो ही नहीं सकता, नागार्जुन तो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु से संबंधित शिक्षा ग्रहण करी थी, जिसे भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो अलग चीज है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, उसको आप लोग लगाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, हु रॉट मृच्छकटिकम। किसने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी? सबसे पहले गुप्त वंश में हमें पता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं कि यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा था, हाँ सोने के सिक्के चलते थे, ये सच है, लेकिन गुप्त काल को गोल्डन एज कहने का अर्थ इस अर्थ में बताया गया है कि इनके दरबार में अकबर के नवरत्न की तरह ही 9 दिग्गज रहा करते थे, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट थे, चाहे वो मंदिर बनाने की कला में हो, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, चाहे वो गणितज्ञ के मामले में हो, वरहामीर आर्यभट्ट, जीरो की खोज, दशमलव की खोज, सूर्य सिद्धांत, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, एक से एक दिग्गज इनके दरबार में रहा करते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 के दरबार में। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जो नॉलेजेबल पर्सन रहते थे, चाहे वो मंदिर बनाने के, चाहे वो बिल्डिंग बनाने में, चाहे वो गणित के, चाहे वो साहित्य के मामले में, इसलिए तमाम रीजनों की वजह से इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत का, ठीक है। तो यहाँ पर एक मृच्छकटिकम का नाम आया है, जो गुप्त काल में देखने को मिलती है कि मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी। तो बच्चा लोग, गुप्त काल में मृच्छकटिकम जो लिखी थी वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक लव स्टोरी एंगल, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में एक प्रेम संबंधों की जानकारी, लव स्टोरी की जानकारी मृच्छकटिकम में देखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़े, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रॉक edicts the information of Ashok visit to Bodh Gaya is found। कौन सा हमें अभिलेख अशोक का जो अशोक के बारे में बताता है कि अशोक ने बौद्ध गया में गया था, उसकी जानकारी हम लोग को किस अशोक के चट्टान के अभिलेख से प्राप्त होती है कि अशोक ने विजिट करी बौद्ध गया। अब जानते हो कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया और जहां जन्म लिया, वहां पे गया था वो, और वहां पे टैक्स की दर कम कर दी थी, ध्यान रखिएगा।
और कौन कहाँ पे, बौद्ध गया में कि लुम्बिनी में। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इसका आंसर देंगे कि लुम्बिनी में से या गया में से अशोक ने कहाँ पे टैक्स का दर घटाया था, आप जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सी। अशोक का जो चट्टान अभिलेख 8 नंबर का है वो हमें अशोक के बारे में जानकारी देता है कि अशोक बौद्ध गया था, उससे संबंधित जानकारी दिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब बाय द चाणक्य इन अर्थशास्त्र। वो ये बोलना चाह रहा है हाउ मेनी पार्ट्स। यहां पर चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वहां पर स्टेट के कितने पार्ट हुआ करते थे या स्टेट के कितने महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्टेट के कुछ पार्ट्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आचार्य चाणक्य बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमें एक बेहतर राज्य अखंड भारत स्थापित करना है तो इस अखंड भारतवर्ष को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाना है और साथ में देश को बेहतर चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी जो आपका अर्थशास्त्र होगा। इस अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल साइंस की जानकारी तो होगी ही होगी, साथ में चुंगी कितने प्रकार की होगी, टैक्स कितने प्रकार के होंगे, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारी की सारी जानकारी अर्थशास्त्र में देखने को मिलती। इतना ही नहीं, एक राज्य को अपने पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहिए और सारी की सारी आचार्य चाणक्य ने ये जानकारी जो दी है कि एक स्टेट के लिए कितने ऑर्गन होते हैं, तो उस थ्योरी को नाम जाना जाता है सप्तांग मॉडल। सप्तांग यानी कि 7, सप्तांग मॉडल। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो चाणक्य का सप्तांग मॉडल हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। सप्तांग मॉडल में 7 चीजें बताई गई हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर होना चाहिए, एक राजा के पास उसका मंत्री परिषद होना चाहिए और मंत्री परिषद के साथ साथ राजस्व व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे 7 पॉइंटों की जानकारी एक स्टेट में होना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में दी गई है और उस थ्योरी को आचार्य चाणक्य ने सप्तांग मॉडल के नाम से नाम जाना है। तो इसका आंसर डी लगाइएगा, सप्तांग यानी कि 7। चलिए, मुझे उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच न्यू पोस्ट वॉज क्रिएटेड बाय अशोक। अशोक ने इनमें से कौन सी पोस्ट लागू करी थी? सन्निधाता, समाहर्ता, प्रदेष्टा और धम्म महामात्र। बच्चों, जब सन्निधाता और समाहर्ता के बारे में बताऊंगा, ये अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य वंश के एडमिनिस्ट्रेशन के 2 शब्द हैं ए बी, और वो पूछ के आ रहा है कि अशोक ने कौन सी पोस्ट एक बनाई थी। देखिएगा, जब अशोक ने कलिंग लड़ाई लड़ ली, 13वें शिलालेख हमें पता है, अशोक ने कलिंग लड़ाई लड़ ली, उड़ीसा को जीत लिया। जब उसका हृदय पिघलता है कि अब उसने सोचा कि अब लड़ाई नहीं करें, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाए, यानी कि शांति व्यवस्था अपनाए और लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, लोगों के पलायन के लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाए। तो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए, और बाद में जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करी जिसे धम्म महामात्र के नाम से जानते थे, जिसका कर्तव्य होता था जनता के बीच में धम्म का उपदेश देना। और धम्म का अर्थ होता है लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना और लोगों को बताना कि लोगों के कल्याण में ही सब कुछ है। और साथ में इधर पे ये भी बोला अशोक ने कि राजा का हित प्रजा के हित में है और प्रजा का हित राजा के हित में है। और धम्म महामात्र एक ऐसा पद होता है, जैसे धम्म से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा उपदेश देना जिससे लोगों का कल्याण हो सके, और इनकी नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दीपवंश महावंश टैक्स इज एसोसिएटेड विच कंट्री। देखिएगा, दीपवंश और महावंश टैक्स जो है वो श्रीलंका से कनेक्ट है, आपका ध्यान रखिएगा। दीपवंश महावंश टैक्स इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो आप लोग श्रीलंका लगाएंगे। ये मौर्य वंश के समय हम लोग को उसके समय और कुछ समय बाद देखने को मिलता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। हु वॉज विक्ट्रीज इन 10 राजन वॉर? 10 राजन के लड़ाई में कौन जीतता है? सुदास, भालनास, सिबी, तुर्बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद काल में कुछ कबीले हुआ करते थे जहां 5 कबीले इंपॉर्टेंट थे, और इन 5 कबीलों में बताया जाता था, या आर्यों के कुछ कबीले थे जिन्हें 5 कबीले फेमस थे, जिन्हें पंचजन के नाम से जानते थे। और एक कबीला हुआ करता था, उस कबीले का नाम हुआ करता था आपका भरत कबीला। क्या? भरत कबीला हुआ करता था। और इस भरत कबीले का राजा हुआ करता था सुदास। और इस सुदास की बारे में बताया जाता है 10 राजाओं से लड़ाई हुई थी, और इन 10 राजाओं से जब इसने 10 राजाओं से लड़ाई लड़ी, तो यह लड़ाई जो हुई थी रावी नदी पर हुई। और रावी नदी को हम लोग प्राचीन काल में परसुणी नदी के नाम से जानते हैं। तो इस सुदास ने, जो कि भरत कबीले से था, 10 राजाओं को हरा दिया रावी नदी पर, परसुणी नदी पर। तब से 10 राजाओं को हराने के बाद इसके कबीले भरत के नाम से, भारत का नाम भारतवर्ष होके आया, क्योंकि भरत कबीले के नाम से था। और थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, जब 10 कबीले या 10 राजा हार गए, तो उनमें से एक कबीला हुआ करता था पुरु। पुरु कबीला हुआ करता था। पुरुओं ने बोला अब हार तो गए हैं, हाँ मानता है ताकतवर है, झुक नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, सुदास से दोस्ती कर लेते हैं। सुदास से पुरुओं ने कर ली दोस्ती, और दोस्ती करने के बाद एक नया कुल बनाया जिसे कुरु के नाम से जाना गया। आगे चल के यही कुरुक्षेत्र होगा, और यही कुरु आगे चल के उत्तर वैदिक काल में पांचालों से दोस्ती करेगा। तो पांचालों से दोस्ती करने के बाद आपका कुरुक्षेत्र का निर्माण होगा, और यही कुरुक्षेत्र जो है ना, हस्तिनापुर, मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, जो महाभारत के भी अंश आप समेट सकते हो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आप इतना सा ध्यान रखिए, 10 राज में सुदास विजयी हुआ था, 10 राजाओं को हराया था, किस नदी पर हुआ था, और कैसे कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर का निर्माण हुआ उत्तर वैदिक काल में, हम लोग आगे के लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी तो बढ़ते हैं हम लोग। What was the name of river Chenab known during Vedic period? चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चा लोग, चिनाब को विविस्ता तो हो ही नहीं सकता, विस्तस लिखा हुआ है ना, इसको व्यवस्था भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। वितिस्ता या व्यवस्था बात एक ही है, जिसे हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं, या हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। और वो पूछ क्या रहा है? वो झेलम तो पूछ नहीं रहा है, चिनाब पूछ रहा है। चिनाब जो थी उसका प्राचीन नाम अस्कनी हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, चिनाब का प्राचीन काल में नाम अस्कनी हुआ करता था। जबकि ए ऑप्शन जो बता रहा है ना, वो विविस्ता या विशिष्टता के बारे में बता रहा है, जिसे हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं या हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। और हाइडे स्पीच तो सिकंदर ने लड़ाई भी लड़ी थी, पोरस वोरस वाली, आगे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर लगाएंगे। चलिए, परसुणी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। चलिए, विच ब्राह्मण टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिचुअल्स ऑफ ब्लफिंग? रिचुअल्स जो होते हैं किसी धर्म से संबंधित, ब्राह्मण टेक्स्ट जो था वो कौन सा संबंधित था? 2 ही ब्राह्मण हैं, सतरथ ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण। कौसंबी तो हो ही नहीं सकता, कौसंबी तो एक जगह है इलाहाबाद के पास। सतपथ और इतरे और गोपथ, तो 2 ब्राह्मण हुआ करते थे ब्राह्मण ग्रंथ, इस सतपथ और इतरे। सतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट वो था जिसमें रिचुअल से संबंधित चीजें हैं, तो इसका आंसर आप ए ऑप्शन लगाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ दीज टेक्स्ट? सत्यमेव जयते हमने जो लिया है किस उपनिषद से लिया है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सत्यमेव जयते जैसे शब्द जो होते हैं ना, अशोक के शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में स्पष्ट तौर पे देखे जाते हैं। और अशोक के आप नोट उठा के देख लीजिए, आपने कॉइन्स उठा के देख लीजिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म में जो जो भी जानवर प्रचलित थे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पुष्प कमल का फूल हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो आपका सिंह हो, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो हाथी हो, जितनी बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हैं अशोक ने अपने शिलालेखों में देखने को मिलती है। कमल तो स्पष्ट अशोक के अभिलेखों में उल्टा भी देखने को मिला है, और कमल तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक भी था। तो जितना भी अशोक ने बौद्ध धर्म से सीखा उसके अभिलेखों में देखने को मिला।
और उसों के अभिलेखों में भी सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। और ये सत्यमेव जयते जो है ना किसी भारतीय उपनिषद से लिया गया है, तो ये हमें सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से देखने को मिलता है, जिसका अर्थ सत्य पे विजय या सत्य की जीत होता है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा लेंगे। कठोपनिषद तो हो ही नहीं सकता। कठोपनिषद में तो यम और नचिकेता के बीच में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आध्यात्मिकता से संबंधित यम नचिकेता की जानकारी हमें कठोपनिषद से देखने को मिलती है। यम और नचिकेता की जानकारी कठोपनिषद से देखने को मिलती है और आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिकता से संबंधित जानकारी ए। हमारा आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग लगा सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति का आंसर बिल्कुल आपका सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेंशन ऑफ 4 आश्रम्स। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य जीवन, सन्यासी जीवन, गृहस्थ जीवन, ये सारे के सारे 4 आश्रम जो होते हैं, इन 4 आश्रमों की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। और कौन सा उपनिषद है जो हमें बताता है, मेंशन करता है 4 आश्रम के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ज्वालो उपनिषद में हमें 4 आश्रम की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसका आंसर आप ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बोल दो हाँ भाई या। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर, यानी कि कौन सा धार्मिक ग्रंथ सबसे प्राचीन है? भगवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण। तो इसमें से ध्यान रखिएगा भगवत पुराण को प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे। व्हाट डू यू मीन बाय भाग एंड बलि? भाग एंड बलि के बारे में वर्शिप ऑफ गॉड, हावी, सेक्रीफाइस इन योगा, और चौथा ऑप्शन है टैक्स। सेक्रीफाइस का समझ रहे हो ना, जो हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसको बोला जाता है। जो भी चावल जो भी हम लोग अग्निकुंड में चढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा ऋग्वेदिक काल में जब सिक्के तो चलते नहीं थे, तो राजा महाराजा जो कुछ भी जनता से प्राप्त करते थे टैक्स के रूप में, वो भाग बलि के नाम से जाना जाता था। राजा को किसी ने दे दिया चावल, किसी ने दे दिया शक्कर, तो यही चीज टैक्स के नाम से जानी जाती थी, जिसको हिंदी में भाग और बलि के नाम से जानते थे। तो इसका आंसर आप लोग टैक्स लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। Which principle Mahavir Swami added into the 4 principle of पार्श्वनाथ? हमें पता है पार्श्वनाथ पहले आए थे और 24वें नंबर पे महावीर आए थे। तो पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, 4 प्रिंसिपल पहले से चले हुए आ रहे थे। अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय। अहिंसा आप समझ सही हो। अपरिग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा ना करना संपत्ति किसी चीज को। आस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो इनमें से 4 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, तो महावीर ने कौन सा जोड़ा था? तो ध्यान रखिएगा महावीर ने ब्रह्मचर्य जीवन जोड़ा था। ध्यान रखिए महावीर ने ब्रह्मचर्य, 5वां जो था ना, पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य जो था महावीर ने जोड़ा था, जबकि 4 जो थे वो पार्श्वनाथ के समय से ही चले हुए आ रहे थे। ठीक है, हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु प्रेसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि पहली बुद्ध काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था, सबाकमी, शूलभद्र, महाकश्यप। तो सिंपल सा आंसर लगाएंगे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति जो थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और पहली बौद्ध संगीति जो थी वो हर्यक वंश के समय हुई थी, और हर्यक वंश का उस समय राजा हुआ करता था अजातशत्रु। बिहार में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल के समय हुई थी। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का हुआ करता था। और पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता
कश्यप ने करी थी। और इस संगीति में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जिसको पिटक के नाम से जाना जाता है, पिटक यानी टोकरी, और इस टोकरी में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। टोकरियों का विभाजन किया गया, जैसे सुत्त पिटक को अलग किया गया, विनय पिटक को अलग किया और धम्म पिटक को अलग किया। कुल मिला के ये कह सकते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों के रूप में विभाजित किया गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा एमसीक्यू का, वहां पर हम लोग फिर से क्वेश्चन के माध्यम से आपको वहां पर समझाएंगे। ठीक है, जैसे विनय का अर्थ तो आचार होता ही है, लेकिन हम लोग विस्तार से जानेंगे। अभी ध्यान रख लीजिएगा, महाकश्यप कौन सा राजा था, कहाँ जगह थी, ये सब ध्यान रखना है। हाँ, जगह ध्यान रखिएगा, राजगीर या राजगृह, राजगीर या राजगृह में हुई थी पहली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन तो आपने लगा ही लिया होगा। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट एनी सब्जेक्ट। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट एनी सब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से सच। डेफिनेट यानी कि निश्चित, किसी सब्जेक्ट या किसी विषय या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। और यह प्रिंसिपल जो था जैन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, और ये जैन का कौन सा प्रिंसिपल है, वो नाम क्या था, वो हमें बताना है। अनीश्वरवाद बिल्कुल हो ही नहीं सकता, जैनवाद दोनों ही ऑप्शन अलग है, और तीसरा है स्यादवाद, और चौथा है आपका कर्मवाद। बिल्कुल, तो इन चार में से आप ए और बी तो हटा ही दीजिए। और वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात पूरी तरीके से बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसी थ्योरी जैन धर्म में दी गई थी, किस नाम से, तो ऑप्शन लगाइएगा स्यादवाद। अब क्या होता है स्यादवाद, ध्यान से समझेंगे। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सप्तभंगी न्याय। यहाँ पर सप्त का अर्थ होता है सात, और भंगी न्याय का अर्थ होता है सात तरीके के निर्णय। सात तरीके के निर्णय किसी विषय वस्तु के प्रति बताना, हमें सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं उसको, या हम लोग स्यादवाद के नाम से जानते हैं। जैसे स्याद में भी सात आ रहा है। अब होता क्या है, बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने जो पढ़ लिया वही चीज सही है, या अकेली मछली जल में है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा डॉन या राजा समझेगी कि जो वो कर रही है वही चीज सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे की ओपिनियन का, दूसरे की बात का सम्मान किया जाता है, उसकी बात को सही समझा जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही निर्णय, वही बात सही हो। सात तरीके की बात हो सकती है, इनमें से कुछ भी बात सही हो सकती है, किसी एक को पूरी तरीके से सही मान लेना, वो दूसरे के ओपिनियन का तिरस्कार करना है, या ये बोले ये चीज सही नहीं है। इसी से संबंधित जानकारी स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं, जहां पर सात निर्णय डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं किसी भी वस्तु विशेष के प्रति। और यहाँ पर महावीर ने हाथी का एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए। हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति को हाथी के पास ले जाया गया और उसके आंख में पट्टी बांध दी गई, और जब पट्टी बांधने के बाद हाथी के पास ले जाया गया, उसको बताया नहीं कि ये हाथी है। और जब उसने हाथी की सूंड पकड़ी तो उसको लगा कि ये क्या भैया, ये पिलर स्तंभ सा आ गया है। जब उसने पूंछ पकड़ी तो उसे लगा कि ये तो सांप जैसा है। जब उसके कान पकड़े तो उसको लगा कि ये केले के पत्ते जैसे कुछ हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सारे के सारे आंसर तो पूरी तरीके से सही दे नहीं रहे थे। वो 7 जजमेंट दे रहे थे, एक जजमेंट नहीं आ पा रहा था, वो सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा था आदमी। ठीक है, किसी वो बोल रहा था पूंछ को बोल रहा था सांप है, पैर को बोल रहा था ये एक स्तंभ है लोहे का। यानी कि इसी तरीके का 7 चीजें सही हो सकती हैं, एक ओपिनियन जरूरी नहीं है वो आपका सही हो। वहीं पर उन्होंने हाथी वाले एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश करी। जब तक चीजें आप देख ना लो, समझ ना लो, निर्णय सही तरीके से वो ना कर लो, तो अपनी बात को पूरी तरीके से सही कहना वो सही नहीं होता। रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। इसी से संबंधित इनका सिद्धांत था। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री पर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। जल्दी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस कोविड में
कोरोना में आप अपने टीचर से कनेक्ट हो रह के चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड ने सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी को करा है तो कोचिंग इंडस्ट्री को तो सबसे पहले परेशानी झेलने को देखने को मिली। जैसे कि हम लोग तो टीचर्स एसोसिएशन से कुछ है ही नहीं है, लेकिन इतनी सब विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी टीचर ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। तो इस समय मैं ये चाहूँगा कि गुरु शिष्य की परंपरा को आगे ले जाने का कार्य करिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अपने टीचर से कनेक्ट रहिए, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जीवन के चरम लक्ष्य तक आपको जॉब तक ले जाने तक उस टीचर ने, उस इंस्टीट्यूट ने आपके साथ भरपूर मेहनत करी है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने टीचर, मुझसे नहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे जुड़े रहिए। यही परंपरा गुरु शिष्य की होती है जो रियलिटी में हम देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर एग्जाम वॉरियर सत्येंद्र के माध्यम से आपने ध्यान से सुना होगा। जल्दी हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पर अपना लेक्चर लेकर आते हैं। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। ओके, बाय बाय। स्टॉप।